हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 16x16 का दूसरा राउंड लाए हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके काम तभी आएंगे जब आप इसको प्रॉपरली, जैसे क्लासरूम में आपकी लर्निंग होती है, आप क्लासरूम में जैसे पढ़ाई करते हो कॉपी पेन लेकर, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी करना होगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नोट करें और इनके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं, जो आपको पता है वो तो ठीक है, वो आपको पहले से ही पता है। जो आपको बातें पहले से पता नहीं हैं उनको आप नोट्स बनाएं, उनको लिखें। उनमें बहुत सारी बातें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर बात डिटेल से बता रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ें आ जाती हैं डिटेल से, लेकिन वास्तव में हर बात डिटेल से नहीं आती। आप उसे नोट करें। जहाँ पर भी क्वेरी होती है उसको कमेंट में लिखते हैं। जहाँ पर भी कुछ कंट्राडिक्टरी आता है उसको भी कमेंट पर लिख दें और अपनी कॉपी में नोट करें। कमेंट पर लिखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपकी कॉपी में नोट करना है। और जब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो फिर आप उसे चेक भी कर पाएंगे दूसरी किताबों में, दूसरी जगह से। आजकल बहुत मटेरियल मिल जाता है आपको, यूट्यूब पे ही बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा और वेबसाइट्स पे मिल जाता है, किताबों में मिल जाता है, टीचर्स से मिल जाता है। तो आप उसका आपस में डिस्कस कर लें। आपस में डिस्कस करके भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और इन केस आपको लगता है कि नहीं, कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे जो है कमेंट पे लिख सकते हैं और मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं 16x16 का राउंड 2 है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। ऑप्शंस हैं अधिकतम, न्यूनतम, नकारात्मक या उपरोक्त में से कोई। देखिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पहले भी आया था। जब सीमांत उपयोगिता शून्य शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, सामान्यतः यही आंसर है, होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी कमी, गलती है। गलती क्या है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम का हम चित्र बनाएंगे, है ना। यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और इधर ये एक्स एक्सिस है। इधर उपभोग की मात्रा लिखी जाएगी। उपभोग की मात्रा मतलब इकाइयाँ। इसमें हम 1 2 3 ऐसे यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर बढ़ेंगे आगे को, तो वैसे वैसे उपभोग की मात्रा उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती जाती है। और जब वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब उपयोगिता बढ़ती जाती है, और जितना नीचे की ओर आएंगे उपयोगिता कम होती जाएगी। तो हमारा जो उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जो डायग्राम, जो चित्र बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे। जहां पर ये जहां पर सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता अधिकतम होकर नीचे गिरने लगती है, नीचे की ओर, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक इसके नीचे यहाँ पे सीमांत उपयोगिता, इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। ये सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी, है ना। तो अब ये वो पॉइंट है, मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, लेकिन ओरिजिन पे भी शून्य है, दो जगह शून्य है। जहाँ इस बिंदु पर जब शून्य है, राइट हैंड पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। तो आंसर हमारा ये ठीक है। लेकिन जब उपभोग शून्य होता है उस समय भी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और ऐसी स्थिति में जब उपभोग शून्य होता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों शून्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य का ऑप्शन कुछ दिया भी नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ठीक से लिखा जाना चाहिए था। उपभोग एक या एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने की स्थिति में सीमांत उपयोगिता यदि शून्य होती है तब कुल उपयोगिता शून्य होती है, सॉरी अधिकतम होती है। ऐसा इस तरह की लैंग्वेज की बननी चाहिए थी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आया था 1 या 2 साल पहले, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बाजार की किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पाया जाता है। हम जानते हैं बाजार तीन तीन प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक एकाधिकारी बाजार होता है जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। एकाधिकारिक बाजार होता है जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। एक अपूर्ण प्रतियोगिता होती है जिसे इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। देखिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन और एकाधिकारिक बाजार, है ना। एकाधिकारिक बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता दोनों वास्तव में एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि
ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन तो एक ही सही है इस प्रश्न के अनुसार, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो अगर एक एकाधिकारी बाजार अगर सही आंसर होगा तो अपूर्ण प्रतियोगिता भी सही आंसर होगा, है ना। तो दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये तो हमारा सामान्य लॉजिक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जो एकाधिकारिक बाजार होता है इसमें फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन, मतलब फर्म की एंट्री और एग्जिट फ्री नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए दोनों आंसर गलत है। एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, कोई दूसरी फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें सभी फर्मों का प्रवेश और जिसमें किसी भी फर्म का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। कोई भी फर्म अपना काम शुरू करने के लिए या अपना काम बंद करने के लिए फ्री होती है। ठीक है, हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं में ये पढ़ा है। फिर अगला देखते हैं, नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पाद में। अब देखिए, नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था, हम उत्पादन फलन में इसको कई बार पढ़ चुके हैं। नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था पहले तो यह है कि ये साधन के प्रतिफल में आती है, इसका संबंध साधन के प्रतिफल से है या परिवर्ती अनुपात के नियम से है। साधन के प्रतिफल में तीन अवस्थाएं होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। क्वेश्चन यह है कि नेगेटिव रिटर्न्स की अवस्था में कुल उत्पाद में क्या होता है, वृद्धि होती है, शून्य होता है, स्थिर रहता है या फिर कमी हो जाती है। अब इसका जो डायग्राम बनता है उसको हम बना के देखते हैं, डायग्राम से हमें आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा जाएगा उत्पाद वाई एक्सिस पर, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्पाद में वृद्धि होगी। ये जीरो है, ओरिजिन है, जीरो से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्पाद में वृद्धि होगी, वाई जितना ऊपर की ओर जाएंगे वाई की ओर, और एक्स एक्सिस पर जितना दाईं ओर जाते रहेंगे उतना जो है साधन में वृद्धि होगी। ठीक है, परिवर्ती साधन लिखते हैं इसको हम, परिवर्ती साधन में वृद्धि होगी। अब होता क्या है, जो साधन के प्रतिफल है, जब इसमें साधन जीरो होते हैं तो कुल उत्पाद भी जीरो होता है। ठीक, सीमांत उत्पाद भी जीरो होता है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है ऐसे। ठीक, और इसको बोलते हैं हम सीमांत उत्पाद, एमपी। फिर इसके जो है एक दूसरी लाइन होती है जो औसत उत्पाद को दिखाती है, वो होता है एपी। ठीक, और कुल उत्पाद को दिखाने वाली एक और रेखा होती है जो बिल्कुल यहीं से आगे बढ़ती है, इस तरीके से। ये तीन बिंदु यहीं पे एक साथ यहीं यहीं पे मिलेंगे। ये थोड़ा आगे रेखा थोड़ी हाथ सेट नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अब जहां पर सीमांत उत्पाद शून्य है वहां पे कुल उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक है, और इसके बाद एक गिरना शुरू हो जाता है। और जब गिरना शुरू, सीमांत उत्पाद, ये इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड में सीमांत नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था है ना, इधर जो है नेगेटिव रिटर्न्स है। ठीक, अब नेगेटिव रिटर्न्स में क्या हो रहा है, कुल उत्पाद, ये है कुल उत्पाद की, ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये कुल उत्पाद को शो, टोटल प्रोडक्ट को शो कर रही है। बीच वाली लाइन एपी एवरेज प्रोडक्ट को शो कर रही है, और सबसे नीचे जो है ये सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट को शो कर रही है। तो नेगेटिव स्टेज इस एक्स एक्सिस से नीचे है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हम इसको जीरो से नीचे हो गया, एक्स एक्सिस जीरो लेवल पे है उत्पाद का, इससे नीचे को आएंगे तो उत्पाद जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है और टोटल प्रोडक्ट हम देख रहे हैं इस लाइन के दाईं ओर जाने पर नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिरने का मतलब है कमी होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पाद में कमी होती है। फिर अगला, बंडल ए या बी उपभोक्ता की पहुंच में है। बंडल ए में दो वस्तुओं एक्स वाई की 5 और 7 इकाइयां हैं। यदि उपभोक्ता बंडल बी को बंडल ए पर अधिमान देता है, बंडल बी को बंडल ए पर अधिमान देता है, तो बंडल बी में एक्स वाई की कम से कम कितनी इकाइयां हो सकती हैं। देखिए, इसमें दो बातें, एक तो अधिमान देता है, बंडल बी को ए पर अधिमान देता है का मतलब ये है वो बंडल बी को सुपीरियर मान रहा है और ए को इन्फीरियर मान रहा है। ठीक है, बंडल बी जो है उसके लिए सुपीरियर है और बंडल ए इन्फीरियर है, इन्फीरियर नहीं, बंडल बी उसको ज़्यादा संतुष्टि देता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, और बंडल ए कम सेटिस्फेक्शन देता है।
है ना, कम संतुष्टि देता है ए, ऐसा प्रश्न के अनुसार है, क्योंकि वो बी को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, बी को प्रेफर कर रहा है ए पर। अब बी को ए पर कब प्रेफर करेगा, देखिए बी ए की जो यूनिट्स हैं, ए की हम यूनिट्स को 5-7 सभी ऑप्शन के सामने लिखेंगे। ठीक, 5-7 यूनिट, यानी एक्स की 5 यूनिट और वाई की 7 यूनिट है। ठीक, अब ये सब बी के बंडल्स हैं, संभावित बंडल। कौन सा बंडल उसके द्वारा चुना जाएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बंडल बी में एक्स बी लेस देन एक्स ए है। ठीक है, यानी एक्स की यूनिट बी में 4 हैं, ए में 5 हैं। ठीक, और वाई की यूनिट देखेंगे, वाई की यूनिट बी में 6 हैं और ए में 7 है, तो यहाँ भी कम है। अब देखिए जो बी की यूनिट्स हैं लेस देन है, यहाँ पर भी लेस है, यहाँ पर भी लेस है, दोनों में लेस हो गया है। बी की यूनिट लेस है और ए की यूनिट ज्यादा है, तो उपभोक्ता ए या बी दोनों में से किसी को भी खरीद सकता है, तो वह ए को खरीदेगा। इसलिए खरीदेगा क्योंकि ए से उसको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बी से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि बी को अधिमान दे रहा है। हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखेंगे, एक्स बी 5 मिल रहा है और वाई बी भी 5 है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। एक्स बी लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, इक्वल टू वाई बी, ये तो बराबर हो गया। अब देखेंगे वाई में क्या होता है, वाई ए, वाई वाई बी मिल रहा है हमको 6, ये है वाई बी, ये एक्स वाई है, वाई बी बराबर 6 है और वाई ए बराबर 7 है, तो वाई बी लेस देन वाई ए है। अब देखिए एक्स की मात्रा तो बराबर है बी में, लेकिन वाई की मात्रा बी में कम है, तो यहाँ पर भी ए से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, तो ये भी गलत हो गया। प्रश्न कहता है कि बी से अधिक संतुष्टि मिल रही है क्योंकि वो अधिमान दे रहा है उसे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, एक्स बी 4 है और एक्स ए 5 है, तो एक्स बी कम है एक्स ए से, और वाई बी 7 है और एक्स बी भी 7 है, सॉरी वाई बी 7 है और वाई ए भी 7 है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी देखो ए तो वाई की यूनिट तो बराबर है, लेकिन एक्स की यूनिट कम है बी में, तो ये भी बी कम संतुष्टि दे रहा है ए से, तो ये भी यहाँ पर भी अधिमान नहीं देगा, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अब रह गया आखिरी, वैसे तो हम ये सीधे कर सकते हैं कि बस एक 3 गलत हो गए, एक रह गया तो यही सही आंसर होगा, लेकिन इसको हम उस कसौटी पे देखते हैं जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ज्यादा संतुष्टि बी से मिल रही है। अब देखिए जो एक्स बी है, यानी बी की जो एक्स की जो मात्रा बंडल बी में है वो 5 है, और एक्स ए कितना है, वो भी 5 है, ये दोनों तो बराबर हो गए, एक्स बी बराबर एक्स ए हो गया। ठीक, अब वाई बी को देखते हैं, वाई बी 8 है और वाई ए 7 है, यहाँ पर देखा हमने, तो वाई बी 8 है जो कि वाई 7 से वाई ए से ज्यादा है, क्योंकि वाई ए मतलब 7। अब बी में एक्स की मात्रा तो बराबर है, लेकिन बी की मात्रा अधिक है, वाई की मात्रा अधिक है। एक्स की मात्रा ए और बी दोनों बराबर है, लेकिन बी में वाई की मात्रा ए से अधिक है, तो हम कहेंगे कि बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, तो ये हमारा एक दिष्टाधिमान हो जाएगा। ठीक है, एक दिष्टाधिमान की परिभाषा भी ऐसी होती है कि दो बंडलों में से उपभोक्ता उस बंडल को चुनता है जिसमें किसी एक वस्तु की इकाई तो बराबर होती है, लेकिन दूसरी वस्तु की इकाई अधिमान दिए जाने वाले बंडल में दूसरे बंडल से अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति होती है। जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसके अनुसार जब किसी
प्रोडक्ट की या किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो बेचने वाला ज़्यादा बेचता है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार प्राइस और सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। दोनों एक दूसरे के साथ एक जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। तो अगर कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाएगी, ठीक है, तभी पॉजिटिव रिलेशन होगा। कम होगी नहीं होगी, कम होगी तो फिर वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेगा। स्थिर होगी ये भी लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं फॉलो करेगा। नकारात्मक होगी ये भी सप्लाई को लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति या उस वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। ये हमारा सही आंसर है लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार। अल्पकाल को परिभाषित कीजिए। उत्पादन खंड में हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। अल्पकाल ऐसी अवधि होती है जिसमें एक साधन या कुछ साधन कहेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। तो एक साधन परिवर्ती होता है, वेरिएबल होता है, और अन्य साधन, दूसरा साधन, एक साधन वेरिएबल हो गया, अन्य की जगह दूसरा लिख देते हैं। दूसरा साधन या अन्य साधन स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक, तो ऐसी अवधि को हम जिस जिस उत्पादन की जिस अवधि में कुछ साधन परिवर्ती होते हैं और अन्य साधन स्थिर होते हैं, ऐसी अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दो विशेषताएं लिखिए। देखिए पहले दूसरे या पहले क्वेश्चन में ही आ गया था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है ना, क्या था? फ्री, स्वतंत्र, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। बहिर्गमन मतलब एग्जिट, किसका? फर्मों का, है ना, फर्मों का या उत्पादकों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता होती है सभी इकाइयां, वस्तु की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, है ना। तीसरी विशेषता है उत्पादन हमेशा लाभ प्रेरित होता है, लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन उत्पादन किया जाता है। अगर लाभ नहीं होगा तो उत्पादन भी नहीं करते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। और असीमित विक्रेता होते हैं, और इसके अलावा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। सरकार का अहस्तक्षेप कहेंगे हम इसे, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है ना। साधन जो होते हैं वो निजी हाथों में, उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं निजी स्वामित्व में होते हैं। सबका मालिक एक नहीं होता है बल्कि अलग अलग होते हैं। सबका जो साधन होते हैं सरकार उनका स्वामित्व नहीं लेती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक नहीं होता कहने का मतलब। और तो इस तरीके से पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं हैं। इनमें से आप कोई भी दो विशेषताएं लिख देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? देखिए हमने सीमांत उत्पाद, सीमांत उपयोगिता पढ़ा है। सीमांत संप्राप्ति की परिभाषा भी ऐसी ही है। होता क्या है, एक इकाई, किसी वस्तु की जब एक इकाई को बेचा जाता है, इकाई को बेचने पर प्राप्त आय संप्राप्ति है, उस इकाई की संप्राप्ति है। ठीक है, सभी इकाई को बेचने पर, अगर सभी इकाइयों को बेचने पर प्राप्त आय को हम कुल संप्राप्ति कहते हैं। ठीक, अब क्या है, बिक्री की मात्रा में, बिक्री की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी, है ना, एक इकाई का
परिवर्तन करने पर कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की मात्रा में जो परिवर्तन जितना परिवर्तन होता है, परिवर्तन की मात्रा को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिभाषा इसकी ऐसी लिखी जाएगी, ठीक है। बिक्री की मात्रा में इकाई परिवर्तन करने पर, है ना, कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति, एक उपभोक्ता की आय, एक राष्ट्र की आय। देखिए जो एक वस्तु की बात होगी, एक उपभोक्ता की बात होगी या एक उत्पादक की बात होगी तो वो हमेशा माइक्रो होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड है। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम बात कर रहे हैं मैक्रो, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बात कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड है, उसका स्कोप है। एक वस्तु की पूर्ति, यहाँ पर भी एक वस्तु की बात हो रही है तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड है। एक उपभोक्ता की आय, जिसे हम उपभोक्ता का बजट कहते हैं, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है स्कोप। तो अब बचा क्या, राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्र की आय, एक राष्ट्र की आय वास्तव में एक देश में जितने भी आर्थिक एजेंट होते हैं, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक एजेंट होते हैं उन सभी की आय होती है, उन सभी की आय का योग होता है। और जो योग की प्रक्रिया है वही समष्टि अर्थशास्त्र है। तो जो राष्ट्रीय आय है ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है नेशनल इनकम। अगले पे जाते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर होते हैं। 1, 2, 3, 4। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ सेक्टर, मैक्सिमम 4 सेक्टर होते हैं। एक को हम बोलते हैं परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा होता है फर्म, उत्पादक क्षेत्र। तीसरा होता है सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, है ना। और एक होता है विदेशी क्षेत्र या वाई एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। और विदेशी क्षेत्र उसी अर्थव्यवस्था में होगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जिसके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध होंगे, ठीक है। और जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, जिस देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध होंगे किसी भी दूसरे देश के साथ, उसको वो उसके साथ विदेशी क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। अब कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है, मान लीजिए जिसका कोई बाहर किसी देश से कोई लेना देना, किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, तो वहां पर 3 ही सेक्टर होंगे। एक उसके अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर फैमिली सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर होगा। दूसरा फर्म सेक्टर होगा। और तीसरा उसकी अपनी सरकार होगी, उसका कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होगा। हम क्या बात कर रहे हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लोज होती है, इसका किसी दूसरे देश से कोई संबंध नहीं, सब बंद हो जाता है अपने दरवाजों के अंदर, अपनी दीवारों के अंदर, है ना। ये बंद अर्थव्यवस्था है। पूरी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं फैलती है, इसलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, और जिस अर्थव्यवस्था के विदेशों से आर्थिक संबंध होते हैं उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक तरीके से जो बंद अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, ये 3 खुली अर्थव्यवस्था तो होते ही होते हैं, साथ में विदेशी क्षेत्र भी होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। 1, 2, 3 गलत हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी क्या होता है। निवल घरेलू उत्पाद होता है, नहीं। हम टैक्स की बात करें तो निवल घरेलू उत्पाद नहीं होता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा हमारा। निवल साधन आय, ये भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। निवल पूंजी निर्माण, ये भी गलत है। निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है NIT इज इक्वल टू IT इनडायरेक्ट टैक्स, IT फॉर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
और यही पूछ रहा है हमसे, तो सही आंसर हो जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, साख मुद्रा का उदाहरण है। देखिए साख मुद्रा जो होती है उसे व्यावसायिक बैंक बनाते हैं। इसकी विशेषता है, व्यावसायिक बैंक जिस मुद्रा को जारी करते हैं उसे हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं। और जो व्यावसायिक बैंक होते हैं कौन कौन सी मुद्रा जारी करते हैं, देखिए ड्राफ्ट बनाता है ना, ड्राफ्ट रुपए का काम करता है, चेक रुपए का काम करता है, ठीक है, बिल्स होते हैं, हुंडी कह देते हैं उनको, तो ये भी जो है व्यावसायिक बैंक की द्वारा बनाई गई मुद्रा होती है, इसको भी हम साख मुद्रा कह सकते हैं। और आजकल डेबिट कार्ड आते हैं, इसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी साख मुद्रा है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा बनाई हुई। तो अब ये क्या पूछ रहा है, मुद्रा नोट। मुद्रा नोट मतलब किसी देश की जो करेंसी होती है उसी को हम मुद्रा नोट कह देते हैं, तो वो साख मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो साख मुद्रा का उदाहरण पूछा है क्वेश्चन, तो ये गलत हो गया। डिजिटल मुद्रा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा भी व्यावसायिक बैंकों द्वारा जारी नहीं की जा रही है, बल्कि या तो निजी संस्थाएं जारी कर रही हैं या कोई केंद्रीय बैंक जारी करता है। और जो डिजिटल मुद्रा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, तो वो साख मुद्रा नहीं है ना, बैंक उनको जारी नहीं कर रहा बल्कि निजी संस्थाएं जारी कर रही है। कॉइन्स, सिक्के भी जो है साख मुद्रा नहीं होते हैं। चेक एक ऑप्शन है जो बैंक बनाता है, बैंक मुद्रा के रूप में चेक का यूज करता है, तो इसको हम साख मुद्रा कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा बनाई गई मुद्रा है चेक, इसको हम साख मुद्रा कहते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चेक। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से नवंबर में, शायद नवंबर में भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल मुद्रा जारी की है, डिजिटल रुपया जिसको कहा जाता है आम बोलचाल में। वास्तव में उसका नाम क्या है, रुपया है उसका नाम? नहीं, उसका नाम रुपया नहीं है। रुपया तो भारत की वैधानिक मुद्रा है, जो मुद्रा नोट है उसको हम रुपया कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी है? नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। कुछ लोग आम बोलचाल में इसको भारत का क्रिप्टो करेंसी कह दे रहे हैं, लेकिन हम इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं कहेंगे। डॉलर यूएस की मुद्रा है, इसको सीबीडीसी बोलते हैं। जो वित्त मंत्री जी ने जो बात कही थी, या आरबीआई गवर्नर ने उस समय जो बात कही थी, उन्होंने कहा था सीबीडीसी। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत की जो मुद्रा है रुपया, ये रुपये का ही डिजिटल फॉर्म है, अलग से क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज नहीं है। तो सही उत्तर है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। निवेश गुणक का सूत्र लिखिए। और निवेश गुणक के सूत्र दो तरीके से लिखे जाते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई होता है। तो जो के है यही निवेश गुणक है, तो हम लिखेंगे इसको, आगे हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। तो एक सूत्र तो ये हो गया निवेश गुणक का। दूसरा सूत्र होता है जो एमपीसी एमपीएस के फॉर्म में होता है, वो है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये एक सूत्र होता है। और इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। एमपीएस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होता है। इसको ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो तो इस तरीके से हम निवेश गुणक के जो है सूत्र तीन तरीके से लिख सकते हैं। तीनों तरीके से सही आंसर माना जाएगा। एक तरीका ये है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। दूसरा है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस तीसरा तरीका ये है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि सीमांत बचत एमपीएस के फॉर्म में, सीमांत बचत प्रवृत्ति के फॉर्म में, या सीमांत बचत प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणक का सूत्र लिखिए। ऐसा अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया। कभी पूछ लेगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी के रूप में निवेश गुणक का सूत्र लिखिए। कहीं पूछ देगा कि आय में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के आधार पर निवेश गुणक का सूत्र लिखिए। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग सूत्र बन जाएंगे, आप इसको देख लेंगे। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ये सार्वजनिक बजट से संबंधित चैप्टर है। देखिए व्यय, व्यय का मतलब क्या है? व्यय का मतलब है खर्च। हम खर्च किसको कहते हैं? व्यय को कहते हैं,
ठीक है। अब अगर हम पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं, देखिए खर्च जो है दो तरीके से होते हैं। एक खर्च तो ऐसा होता है कि आप रुपया खर्च कर देते हैं, आपको मिलता कुछ नहीं है, ठीक। दूसरा ये होता है, जैसे कई बार क्या होता है, आपने खर्च किया है ना, खर्च करने के बदले अ, आपको मिला कुछ नहीं, कोई कोई दृश्य चीज नहीं मिली है ना, कोई पूंजी नहीं मिली। जैसे मान लीजिए आपने रोटी खाई, ठीक है, रोटी पर आपने जो खर्च किया, भोजन पर जो खर्च किया, ठीक है, भूख तो संतुष्ट हो गई, लेकिन मिला क्या, कोई टेंजिबल गुड्स या कोई कैपिटल नहीं मिली, है ना, संतुष्टि मिली लेकिन कैपिटल नहीं मिली। कुछ खर्च ऐसे होते हैं, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनसे कोई चीज बन जाती है। मान लीजिए आपने घर पर व्यय किया, मकान पर खर्च किया, मकान पर खर्च करेंगे तो इससे आपको मिलेगा क्या, आपका एक मकान आ जाएगा, रुपये तो गए हाथ से लेकिन मकान बन गया, ये बना हुआ मकान आपका कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो जो पूंजीगत कैपिटल, अगर ये एसेट हो जाती है, मकान आपका एसेट हो जाता है, ठीक। एक खर्च और होता है, जैसे हमने किसी से पहले ऋण लिया था, लोन लिया था, ठीक है, अब उसको वापस कर दिया हमने, तो ऋण पर खर्च किया। ऋण पर खर्च करने से क्या होता है, मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी देनदारी कम हो जाती है ना, देनदारी कम हो जाती है। देनदारी को हम इकोनॉमिक्स में दायित्व कहा जाता है, लायबिलिटी, दायित्व, दायित्व कम हो जाते हैं। और जो मकान है, मकान एसेट्स हैं, परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति में वृद्धि होती है व्यय करने से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिसका परिसंपत्तियों और दायित्वों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिन खर्चों का परिसंपत्तियों और दायित्वों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि रोटी पर किया गया खर्च, रोटी पर हम खर्च करते हैं तो हमारी रोटी से हमारी एसेट बढ़ती नहीं है ना, भोजन पर किया गया खर्च हमारे एसेट्स को नहीं बढ़ाता है, और नहीं हमारे लोन्स को या हमारे दायित्वों को कम करता है। तो जो रोटी पर किया गया खर्च है, ये आर्थिक रूप से न तो दायित्व कम करता है और न ही एसेट्स में वृद्धि करता है। तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं राजस्व व्यय, ऐसे व्यय को हम कहते हैं राजस्व व्यय, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिससे या तो एसेट्स में वृद्धि हो जाएगी, खर्च करेंगे तो एसेट्स आ जाएगी हमारे पास, या फिर हमारे लोन कम हो जाएंगे, है ना, देनदारियां कम हो जाएंगी। तो इस तरह के दोनों खर्च जिनसे या तो एसेट्स में वृद्धि होगी या देनदारियां कम होंगी, ऐसे खर्च को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। हम नहीं कहते हैं, बजट में ऐसा कहा, ऐसे परिभाषित किया जाता है पूंजीगत व्यय, इसलिए हम भी कह देते हैं कि ये पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृश्य मद क्या है, विजुअल आइटम्स क्या होते हैं, कि ये जो कंसेप्ट है दृश्य मद का, ये इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है ना, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये जो है कई तरीके से होता है। जैसे हम मुख्य रूप से इसमें दो बातें करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के कई लोग बाहर जाके आईटी सेक्टर में काम करते हैं और बाहर जाके काम करते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी सेवा बेचते हैं, है ना, सेवा बेचते हैं। और सेवा बेचने पर क्या होता है, कुछ लोग यहीं पे भी काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी आईटी सेक्टर में काम किया और उसको विदेशों में किसी कंपनी ने खरीद लिया, तो यहाँ रहते हुए बेच देते हैं। इस जो जो सेवा बेची जाती है, इसकी किसी ना तो एयरपोर्ट पे एंट्री होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहीं पे भी नहीं, एयरपोर्ट पे भी एंट्री नहीं होती है, और न ही सी पोर्ट पे एंट्री होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इसका कहीं कोई एंट्री मतलब कहीं कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, किसका, सर्विसेज का। लेकिन जो सामान जाता है, जो प्रोडक्ट्स, गुड्स जाती हैं, जो गुड्स के मामले में बात बदल जाती है। अब गुड्स जाएंगी तो या तो वो कैसे जाएंगी, या तो ऑनलाइन, तो गुड्स भेज नहीं सकते सीधे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन भेज नहीं सकते हैं। भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी ट्रांसपोर्ट मीन्स का, किसी चैनल का सहारा लेना पड़ता है। जब गुड्स को जब विदेशों में भेजा जाता है, तो इसकी सी पोर्ट पर एंट्री होती है, क्योंकि आप किसी जहाज से भेजोगे, है ना, पानी के जहाज से भेजोगे, शिप से भेजोगे, या फिर अगर प्लेन से भेजोगे तो एयरपोर्ट पे एंट्री होगी, बाकायदा बुक कीपिंग होती है इसकी, ठीक है। तो एंट्री की जाती है, लेखा जोखा होता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, कितना सामान आया, कितना गया, कितने रुपए का था, तो एंट्री होती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर या सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर जिन आइटम्स की एंट्री की जाती है, उनको हम विजिबल आइटम्स कहते हैं या दृश्य मत कहते हैं, और जिनकी एंट्री नहीं होती है उनको अदृश्य मत कहते हैं। जैसे
अभी हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे, कोई आईटी इंजीनियर है या आईटी प्रोग्रामर है कोई, उसको एक ऑर्डर मिला यूएस से, उसने भी यहाँ प्रोग्राम लिखा दिल्ली में बैठ के, और प्रोग्राम उसको सेल कर दिया यूएस को, है ना। लेकिन इस प्रोग्राम को क्या हुआ, पूरा ऑनलाइन हो गया सारा पेमेंट, उसको पेमेंट ऑनलाइन मिल गई, और सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन चला गया। कहीं सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहीं इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो इस तरह के जो व्यापार होते हैं, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, उनको हम अदृश्य मद कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स। सेवाओं का जो व्यापार होता है वो अदृश्य मदों के माध्यम से होता है। ठीक है, आज के लिए ये 16 क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोग जो है इन 16 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, और हम अगले एपिसोड में फिर 16 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो हमारा राउंड 3 होगा, और वो क्वेश्चंस इनसे अलग होंगे। सीरियसली लें इन क्वेश्चंस को। अगर हम इसके करीब 16 या 16 से अधिक राउंड कर पाए तो 250-300 कंसेप्ट एटलीस्ट तैयार हो जाएंगे। अब 300 में से 100 भी अगर आपको एग्जाम के समय आपको रिमाइंड होते हैं, और आप जो है 10-20 भी एग्जाम में आ जाते हैं, 20 भी अगर एग्जाम में आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स की हेल्प मिल जाएगी। 20 मार्क्स को की तैयारी आपकी सिर्फ इन क्वेश्चन से हो जाएगी। इसके अलावा अपनी और भी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।